एक जनवरी को तो बोलते हैं नए साल का पहला दिन है, मगर बहुजनों के लिए गुलामी से आजाद होने का वो प्रतीक दिन है। 1 जनवरी को क्या हुआ था? 1 जनवरी को एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। महाराष्ट्र में पूना में बाजीराव पेशवा का राज था। वैसे वास्तविक बाजीराव राजा नहीं था। पेशवा शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है, जैसे हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का शब्द है, उसी तरह पेशवा का मतलब होता है नौकर, प्रशासनिक काम करने वाला, बड़े अहदे का नौकर, राजा नहीं होता। तो उस समय का राजा था प्रताप सिंह भोसले महाराज, सतारा का राजा, शिवाजी महाराज के खानदान का राजा, वो वास्तविक राजा था। मगर वो कैद में था, बाजीराव के कैद में था, और उसने सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लिए। तो 1 जनवरी 1818 को ऐसी कौन सी लड़ाई हुई जिसका जश्न भारत के हर बहुजनों को मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, जैसे कोई हमारा त्योहार है। ज्यादातर लोगों को इतनी अब जानकारी होने ही शुरू हुई है कि हमारे 500 लोग थे और बाजीराव की 28,000 की फौज थी, और 500 लोगों ने फतेह हासिल करना, विजय हासिल करना, ये हमारे लोगों के लिए गौरव का दिन लगने लगा। इसलिए अब लोग स्टिकर बनाने लगे सोशल मीडिया में कि ये दिन हमारे लिए शौर्य का दिन है। गलत है, ये व्याख्या ही गलत है। ये हमारे शौर्य का दिन नहीं है, ये हमारे विजय का दिन है। हमने विजय हासिल की। तो 1 जनवरी 1818 को 500 लोगों का जो लीडर था, उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन स्टॉर्टन। शिरूर, जहां से भीमा कोरेगांव और शिरूर एक जगह है, वहां से वो पैदल आ रहे हैं, भूखे प्यासे, थक चुके हैं, और उनके गुप्तहेर ने उनको जानकारी दी है कि भीमा ये नदी का नाम है, कोरेगांव उस गांव का नाम है, इसलिए उस लड़ाई का नाम है कोरेगांव भीमा की लड़ाई। तो उनके गुप्तहेर ने उनको जानकारी दिया कि नदी के उस साइड 28,000 के फौज लेकर बाजीराव खड़ा है। तो कैप्टन स्टॉर्टन कह रहा है उन आर्मी को, 500 लोगों को, कि हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मगर वो जो लोग थे वो अपनी गुलामी से आजाद होना चाहते थे। अपने सामने कितना बड़ा दुश्मन है इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने कैप्टन स्टॉर्टन के प्रस्ताव को नकार दिया। कहा कि हम लड़ेंगे, चाहे लड़ते लड़ते मौत ही क्यों ना। उनका हौसला और उनका जोश देखकर स्टॉर्टन भी परेशान हो गए। भूखे प्यासे होने के बावजूद रात भर जंग चली, 1 घंटा 2 घंटा, 28 में से 3,000 की फौज को लेकर बाजीराव भाग गया था। अब बचे रहे 25,000। उन 25,000 फौज के साथ इन 500 लोगों ने रात भर जंग लड़ी और भोर सवेरे सवेरे उनको जीत मिली, यानी रात भर लड़ते रहे। तो विजय बहुत ही अद्भुत विजय थी। उसकी याद में उस नदी के किनारे एक स्तंभ खड़ा किया है जिसको विजय स्तंभ कहते हैं, और वहां उस जंग में, उस लड़ाई में जो लोग शहीद हुए या जो लोगों के हाथ पैर टूट
गए, काटे गए, उन लोगों के नाम वहां लिखे गए। जब बाबा साहब अंबेडकर महाड़ का आंदोलन लड़ने जा रहे थे तो उनको भी प्रेरणा की जरूरत पड़ी, तो पूना सिटी में आए और वहां उस समय अछूत जाति के रिटायर्ड मिलिट्री मैन लोगों को साथ में वहां लेकर गए और वहां उन्होंने संबोधन किया कि तुम भेड़ बकरियों की औलाद नहीं है, तुम शूरवीरों की औलाद है, और तुम्हारे पुरखों के नाम के आगे नाग शब्द लिखा जाता था। नाग शब्द नाग शब्द का अपभ्रंश है। तो यहां जो लड़े उनके नाम लिखे हुए और उसमें ज्यादातर नाग नाम वाले लोग ज्यादा है, यानी नाग की तुम औलाद हो, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां वक्तव्य दिया। और उसका एक फोटोग्राफ भी अवेलेबल है जहां बाबा साहब अम्बेडकर जाते थे, जब भी उनको मौका मिलता था वहां उन शहीदों को अभिवादन करने जाते थे। 1 जनवरी 1818 को यह जंग हुई और उसको 1 जनवरी 2018 को 200 साल पूरे हो गए। तब महाराष्ट्र का गृह मंत्री तथा मुख्यमंत्री उसी बाजीराव पेशवा के खानदान का ही ये ब्राह्मण है जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, वो मुख्यमंत्री थे। उनके 2 कार्यकर्ता, एक का नाम है मनोहर भिड़े और दूसरे का नाम है मिलिंद एक बोटी। ये आरएसएस के वर्कर है। इन दोनों ने प्लान करके योजना बनाकर उस गांव में जो लोग हैं, मराठा लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में गलत जानकारी डाली। जानकारी गलत डालने से क्या हुआ, उसकी रिएक्शन हुई और आरएसएस के लोगों ने अलग अलग एरिया के किराए के गुंडों को वाला। अब भीमा कोरेगांव से केवल मात्र 2 किलोमीटर अंतर पर एक गांव है, दूसरा गांव है, उस गांव का नाम है बोडू बुद्रुक। तो जो लोग भीमा कोरेगांव अभिवादन करने आते हैं वो लोग बोडू बुद्रुक में भी अभिवादन करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है। अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलना शुरू हुआ वैसे वैसे लोग वहां जाने लगे। संभाजी महाराज की समाधि वहां होने की वजह क्या है? तो वहां समाधि होने की वजह यह है जो पेशवा लोग थे, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल में पेशवा पद होता था जिसको अष्टप्रधान मंडल बोलते हैं, उसमें ज्यादातर ब्राह्मण थे। शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने जहर देकर मारा और शिवाजी महाराज का जो सुपुत्र है संभाजी महाराज, उसको पकड़वाने का काम जो है माधव गोलवलकर, जो आरएसएस का सेकंड सरसंघ चालक है, उसके गांव में, गोलवली उसका गांव है इसलिए उसका नाम गोलवलकर हो गया, उसके बगल में एक एरिया है वहां उसको पकड़वा दिया कोकण में। अब जहां पकड़वा दिया वहीं मार डालते। इतने दूर पूना के पास लाने का क्या औचित्य था? पकड़वाने का काम जिन ब्राह्मणों ने किया वो पेशवा ब्राह्मण थे और इतना क्रूरता से संभाजी महाराज को मारा गया। वही भीमा कोरेगांव के बगल वाला जो एरिया है बोडू बुद्रुक, वहां उनके सर कलम कर दिया गया कि जबान काटी गई, उनके आंख फोड़े गए और क्रूरता से संभाजी महाराज को उस गांव में मार डाला। मारने के बाद इतनी दहशत फैल गई कि संभाजी महाराज का शव, टुकड़े, शरीर के टुकड़े को कोई इकट्ठा तक नहीं कर रहा। जब कोई इकट्ठा नहीं कर रहा था तो उसी गांव में
रहने वाला एक अछूत जाति का, महार जाति का एक व्यक्ति जिसका नाम है गोविंद गोपाल महार या गोविंद गोपाल गायकवाड़, जो अछूत जाति का था, उसने वो धाड़स किया, उसने वो शक्ति इकट्ठा की और संभाजी महाराज के शव को इकट्ठा किया। उसने वो महान कार्य किया, इसलिए शिवाजी महाराज के खानदान के लोगों ने उसको आसपास की जमीन दान दी। कोई खड़ा नहीं होना चाहता। एक अछूत आदमी ने एक महान कार्य किया कि अपने राजा के शव को इकट्ठा किया, टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनके खानदान तक मैसेज दिया। तो उनका शव टुकड़े टुकड़े में था, तो वहां रायगढ़ पर लेके तो नहीं जा सकते थे, तो उनका अंत्य विधि उसी जगह पर करवाया, गोविंद गोपाल महार के ही जमीन पर करवाया। और आसपास की जमीन राजा था वो महाराष्ट्र का, तो उनको दान में दिया गया और दान पत्र में ये बातें लिखी हुई है। मगर भिड़े और एक पोटे ने क्या प्रचार किया कि क्या एक अछूत आदमी ने संभाजी महाराज के शव का अंत्य विधि किया, क्या मराठा लोग मर गए थे? तो मराठा लोगों में, उस गांव के मराठा लोगों में अज्ञानता होने के कारण गुस्से में आ गए और किराए के गुंडे बाहर से लाए थे और उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इतिहास को गलत प्रस्तुत किया। जो वास्तविक इतिहास है उसको हाइड करते हुए गलत बातें समाज में लाई और उस वजह से पथराव किए गए और आगजनी की गई। और ये प्रोपेगेंडा बीजेपी के लोगों ने करवाया कि वहां फसाद हुआ। वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे वो तो 500-600 लोग थे, जो गुंडे किस्म के लोग थे, और जो इकट्ठा हुए थे 30-35 लाख से ज्यादा भीड़ थी। तो उन लोगों ने अगर तय किया होता तो उन लोगों का कुछ बचता। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को मानने वाले लोगों ने कोई कुछ नहीं किया। पुलिस देख रही थी, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। इसका मतलब है पुलिस को किसने रोका था? फडणवीस ने रोका था। फडणवीस गृह मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। तो फसाद हुआ और अभी देखिए, अभी भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। 2018, 2025 में आ गए हम, अभी भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। और ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं कि ये फसाद अम्बेडकरवादी लोगों ने ही करवाया। जिन लोगों ने संभाजी महाराज के शव को लेकर गलत जानकारी दी, डेड बॉडी को लेकर गलत जानकारी दी, वो भिड़े कोटे क्या प्रचार करते हैं? संभाजी महाराज का और शिवाजी महाराज का वास्तविक जीवन चरित्र 1% भी सामने नहीं आया है। ओरिजिनल जीवन चरित्र आज भी दबा हुआ है। संभाजी महाराज के ऊपर बुद्धिज्म का गहरा प्रभाव था और उन्होंने जो काव्य लिखे, 3-4 काव्य लिखे, उसमें एक काव्य का नाम है बुद्ध भूषण। एक काव्य का नाम बुद्ध भूषणम संस्कृत में लिखा हुआ काव्य है और उसमें बुद्ध को अपना गुरु कहा गया। शिवाजी महाराज कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे आपके गुजरात में पटेल आते हैं, तो वो पटेल है आज की भाषा में। मगर वो क्या कह रहे? मेरा गुरु बुद्धा है, इसलिए मेरा काव्य का नाम क्या है? बुद्ध भूषणम। ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्रों को संस्कृत पढ़ना मना है, ये संस्कृत का पंडित हो गया और संस्कृत में काव्य लिखा, ब्राह्मणों के ग्रंथ में लिखा है। कोई संस्कृत पढ़ेगा तो उसकी जीवा काटनी चाहिए, कोई देखेगा तो उसकी आंखें फोड़नी चाहिए, सुनेगा तो कान में तप्त शीशा डालना चाहिए, पिघला हुआ शीशा डालना चाहिए। फिर ये अगर बातों को ध्यान में रखा जाए तो संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ? भी
आंखें फोड़ना, जबान काटना, गर्दन तोड़ना, क्या है किसी मुस्लिम राजवा के कानून है ये तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ का आदेश पर पालन किया गया। मैंने एक लेटर ढूंढा और उस आधार पर हमने सिद्धांत प्रस्तुत किया ऑन रिकॉर्ड। औरंगजेब ने एक लेटर लिखा है उस पेशवा ब्राह्मण को जिसने पकड़वा के दिया। उसमें यह लिखा हुआ है कि मिडल मैन का नाम है तुर्बैयत खान। आपने जो तुर्बैयत खान ने आपको जो बोला है उस पर आप अमल करो, इसी में आपकी भलाई है। और आपको जो मुल्क दिया है, अरे प्रदेश दिया है, आपको जो मुल्क दिया है उसकी आप पेशकश दो। हमारे साथ आप जिम्मेदार रहो, हम आपके मालिक रहेंगे। अगर आपने जो शर्त मान्य की है उस पर आप अड़िग नहीं रहे, मान्य नहीं किया, तो जो हश्र संभाजी का हुआ वही हश्र राजाराम का होगा। राजाराम उनका सौतेला भाई है, वही हश्र राजाराम का होगा और आप सभी का होगा। इसका मतलब है औरंगजेब का यह खत एक डीलिंग का दस्तावेज है, कोई समझौता हुआ उसका दस्तावेज है। अगर औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारा था तो औरंगजेब की राजवट का नाम मुगल शाही था, तो महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुगल शाही आना चाहिए था। पेशवाई कैसी है? ये दस्तावेज जो मैंने ढूंढा है, ये दस्तावेज ये प्रूव करता है कि पेशवाई आने का मतलब ये है पेशवाओं ने संभाजी महाराज को मारा। तो 1 जनवरी 1818 की जंग का मतलब है जिन्होंने संभाजी महाराज को मारा ये उसका बदला लेने का ऐतिहासिक दिन है। अगर ये जानकारी पटेल लोगों को पता चली, ये जानकारी कुर्मी लोगों को पता चली, ये जानकारी ओबीसी लोगों को पता चली, तो भीमा कोरेगांव का जश्न दिन कौन मनाएगा? ओबीसी मनाएगा, खुशी का दिन मानेगा, बोलेंगे ये तो आज मिठाई बांटो, जश्न मनाओ, ये त्योहार का दिन है, हमारे राजा का खून का बदला इन लोगों ने लिया, तो ये उन लोगों के लिए खुशी का दिन होगा। ये जानकारी उन लोगों को पता ना चले, ये जानकारी ओबीसी को जानकारी ना पता चले, इसलिए उनकी अज्ञानता का आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने गलत फायदा उठाया। नंबर 1 मुद्दा, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया में जो बधाई दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो 500 अछूत थे, यानी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बधाई क्या दे रहे हैं? वो 500 जो लड़े 28,000 लोगों के खिलाफ, वो कौन थे? अछूत थे। तो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो भी तो इतिहास को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ब्राह्मण तो गलत करेंगी, मगर हमें अगर प्रेरणा लेनी है तो हमें प्रेरणा लेते समय इतिहास को ढूंढना होगा, इतिहास की बातों को गहराई से समझना होगा। बस एक लाइन की जानकारी हमारे लोगों को, हम 500 थे और 28,000 थे, हमारे 500 ने मार डाला, इसके आगे क्या जानकारी? इसके आगे कोई जानकारी है क्या? गर्व और गौरव की बात है कि कम संख्या में आपके पुरखों ने उनको हराया, गर्व और गौरव की बात है, मगर इसके आगे का हिस्ट्री क्या है? वो 500 मार नहीं थे, उसमें कुर्मी लोग भी थे, उसमें ओबीसी लोग भी थे, आज की भाषा में, उस समय की भाषा में शूद्र लोग भी थे, उसमें मुसलमान लोग भी थे। उन 500 में 6 मुसलमानों के नाम है उस विजय स्तंभ पर। जब मुसलमानों का इसका इतिहास मालूम हो जाएगा तो मुसलमान भी बोलेंगे हम भी जाते हैं सैल्यूट करने के लिए, क्योंकि वो शहीदों में हमारे लोग भी है, तो मुसलमानों को भी प्रेरणा स्थान बन जाएगा।
कुर्मियों को पता चलेगा तो कुर्मियों का प्रेरणा स्थान बन जाएगा, ओबीसी को पता चलेगा तो ओबीसी का प्रेरणा स्थान बन जाएगा। ये इतिहास केवल अछूत लोगों का इतिहास नहीं है, ये आज की परिभाषा में ये बहुजन लोगों के प्रेरणा स्तंभ है। दरअसल लड़ाई की वजह क्या है? दरअसल लड़ाई की वजह क्या है? बैठ गए, बातचीत बाद में कीजिए। लड़ाई की दरअसल वजह क्या है? किस कौन से लड़ाई हुई? जो पॉलिटिकल वजह है, जो राजनीतिक वजह है, वो वजह ये है कि पेशवा ब्राह्मणों ने कई बार ब्रिटिश लोगों के साथ ट्रीटी की है, एक समझौते की। एक जाति आती है, एक जाति का नाम है गडरिया, जिसको महाराष्ट्र में धनगर जाति बोलती है। इधर गुजरात में क्या बोलते हैं उस जाति को? रबर। हाँ, रबर नहीं बोलते हैं? रबर, धरवाड़। नहीं, धनगर बोलते, गडरिया बकरी चाहते हैं। हाँ, वो रबर है, धरवाड़ देसाई। और उस कम्युनिटी का राजा होते थे। देखो, अब जानवर पालने वाली जाति का राजा होते थे। एक समय वो किंग डायनेस्टी के लोग थे। 1802 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विठोजी होलकर। होलकर ये उनकी डायनेस्टी का एक राजा है। ग्वालियर में उनका संस्थान है आज भी। 1802 में ये जो 1818 लड़ाई हुई जिस व्यक्ति के खिलाफ, वो है बाजीराव पेशवा दूसरा। दो बाजीराव पेशवे, जो बाजीराव मस्तानी मूवी दिखाया वो पहला बाजीराव है। अफेयर स्टोरी, लव स्टोरी नहीं है, अफेयर स्टोरी। ये जो दूसरा बाजीराव है, ये 1802 में पेशवा था। वो इतना मनु का समर्थक था कि विठोजी होलकर सैन्य का प्रमुख था और कई महीनों से उनका वेतन नहीं दिया गया। तो सारा सैन्य विठोजी होलकर को संबंध देता, पेशवा को नहीं। मगर जब वेतन देना ही बंद कर दिया तो उसको पूछने के लिए शनिवारवाड़ा पर चला गया, जो शनिवारवाड़ा है पूना में। तो उस बाजीराव ने उसको कहा, मैं वेतन नहीं दूंगा, जो चाहे कर ले। तो इसने भी ऊंचे स्वर में आवाज किया, कैसे नहीं देते, मैं देखता हूं, सैन्य तो मेरे अधीन है। तो उसने आदेश दिया, वो अकेला था विठोजी होलकर, उसने आदेश दिया इसको पकड़ा जाए, इसके कपड़े उतारे जाए और इसको नंगा करके इतना पीटो कि मरते दम तक पीटो। विठोजी होलकर को नंगा करके शनिवारवाड़ा के सामने पीटा गया और हाथी को लाकर उसका बॉडी को बांधा गया और पूरा पूना सिटी में उसको घसीटते हुए लेकर गए और विठोजी होलकर की वहां बहुत ही निगृहित तरीके से, बहुत ही घिनौने तरीके से हत्या की गई। कौन चाहेगा पेशवाई रहे? गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों के मन में? आज भी क्यों हमें एडजस्ट हो रहा है? हमारे लोगों को इतिहास पूरा मालूम हो या ना हो, मगर आज भी लोगों को क्यों खुशी हो रही है? जब विठोजी होलकर मारा गया तब उनका एक भाई था यशवंत होलकर, वो गुस्से में आ गया। ज्यादा फौज लेके नहीं है, कम फौज लेकर बाजीराव पर हमला करने के लिए आ गया 1802।
बाजीराव का एक टाइटल है भगोड़ा बाजीराव, यानी इतिहासकार उसको कभी शूरवीर नहीं मानते। भगोड़ा बाजीराव 1802 में वो पूना से भाग गया और कोंकण में जाकर छिप गया, पहाड़ियों में जाकर छिप गया। तब यशवंत होलकर पूना का राजा बन गया और वहां रहकर उसने कुछ महीने तक राज किया और यह कहकर कि मैं उसको वो आने तक यहाँ राज्य करूंगा, और उसने जैसे मेरे भाई को मारा है वैसे ही मैं इसको मारूंगा, तब मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। ये वहां से भाग गया कुछ महीने तक, बाद में उसको लगा ये मुझे मारने वाला है, तब जाकर उसने अंग्रेजों से समझौता करके होलकर खानदान को ही महाराष्ट्र से भगा दिया और ब्रिटिश लोगों के साथ इसने ये समझौता किया था कि मैं केवल पूना में आपका राज नहीं लाऊंगा तो समस्त भारत पर अंग्रेजों का राज लाऊंगा। ये ट्रीटी दूसरे बाजीराव पेशवा ने अंग्रेजों से किया था। ये भिड़े कोटी ने क्या प्रचार किया था कि 1 जनवरी का जश्न मनाने वाले लोग देशद्रोही हैं। 1 जनवरी का जो खुशी मनाने वाले लोग हैं, किसको हराया उन्होंने? तो उन्होंने कहा मराठाओं को हराया, जबकि हराया किसको? ब्राह्मणों को। प्रचार क्या किया? मराठाओं को हराया। प्रचार क्या किया? शिवशाही को हराया, यानी शिवाजी महाराज के राज्य को हराया। मैं रिकॉर्ड में क्या बता रहा हूं? 1802 में बाजीराव पेशवा ने जो ट्रीटी किया था, जो समझौता किया था, उस समझौते में यह शर्त थी कि हम ब्राह्मण लोग अंग्रेजों का केवल पूना में नहीं समस्त भारत में राज लाने के लिए मदद करेंगे। खुद की जान बचाने के एवज में देश को गुलाम करने का काम दूसरे बाजीराव ने किया, देशद्रोही कौन है? जब आप हमको चुनौती दोगे तो हम भी इतिहास में जाएंगे ना। आपको भी मौका था। ब्रिटिश लोगों के साथ करस्पॉन्डेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, नाना फडणवीस, बाजीराव, रघुनाथ, उसका बाप का नाम है रघुनाथ पेशवा, उनके करस्पॉन्डेंट है। वो करस्पॉन्डेंट हमारे पास है। उसमें एक लेटर में लिखा है कि आपके और हमारे मैत्री का बगीचा ऐसे ही फूलते रहना चाहिए और उसका जो सेंट है वो ऐसा ही फैलते रहना चाहिए। क्या ये देश प्रेम है? रघुनाथ पेशवा को एजेंट के तौर पर ब्रिटिश लोगों ने रखा और उसको 20,000 रुपये तनख्वाह मिलता था बाजीराव के बाप को। तो एक लेटर में कार्नवालिस नामक एक व्यक्ति है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड, उसने एक लेटर नाना फडणवीस को लिखा और उस लेटर की लैंग्वेज ये है, क्या लैंग्वेज है कि मैंने एक सीक्रेट चोपड़ी बनाई है, गुजराती में हम चोपड़ी बोलते हैं, एक नोटबुक बनाई है, मैंने एक सीक्रेट अल्फाबेट की एक चोपड़ी बनाई है, ये मैं आपको भेज रहा हूं। आइंदा जब आप इसका अध्ययन करोगे तो मैं सीक्रेट लैंग्वेज में ही खत लिखूंगा और वो सीक्रेट लैंग्वेज का चोपड़ी मैं आपको भेज रहा हूं, वो आपको ही पता चलेगा और मुझे ही पता चलेगा। किसी ने अगर देख भी लिया वो तुम्हारा मेरा खत, वो तीसरे को पता ही नहीं चलेगा। सवाल है किसके खिलाफ लिख रहे थे तुम? सतारा के शिवाजी महाराज के राजा के खिलाफ तुम कांड कर रहे थे, ये उसका दस्तावेज है। तो 1818 का लड़ाई पॉलिटिकल कॉज से अगर हो रही थी तो ब्रिटिश लोगों के साथ पेशवा ब्राह्मण थे, ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थे। अब उनके अंदर बहुत सारी ट्रीटी हो गई थी, उनमें अनबन हो गई थी और उस समय का जो अधिकारी था उसका नाम है एल्फिस्टन, अलेक्जेंडर एल्फिस्टन।
वो सारा प्लान कर रहा है लड़ाई का पीछे बैठकर। ये इतने खतरनाक ब्राह्मण था बाजीराव कि आप लोगों को उकसाने के लिए एक ब्राह्मण का मर्डर करवाया था। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मंदिर है विठल का मंदिर, वहां एक ब्राह्मण को मार डाला था उसने, ये बताने के लिए लोगों को कि अंग्रेज लोगों ने इसको मारा बाजीराव, ताकि लोग भड़क जाए, ओबीसी लोग भड़क जाए, मारा इसी ने। तो उस लड़ाई का एक पॉलिटिकल कॉज था। वो पॉलिटिकल कॉज ये है कि शिवाजी महाराज के खानदान का एक राजा था जिसका नाम प्रताप सिंह भोसले महाराज था। उनको और उनके परिवार को बाजीराव पेशवा ने वासोटा नामक किले में कैद करके रखना, ये कारण है, ये बता नहीं रहे हम। और उस राजा को रिहा करने के लिए वो 500 लोग लड़ रहे थे। तो पेशवा ब्राह्मणों की कैद से शिवाजी महाराज के खानदान के राजा को आजाद करने का जो जंग हुआ, ये देशभक्ति था, ये देशद्रोह था। देशभक्ति था, ये देशद्रोह था। शिवाजी महाराज के खानदान के राजा को कैद करने वाला व्यक्ति देशद्रोही था या देशभक्त था? देशद्रोही। हमारे सामने दो दुश्मन थे, ब्रिटिश भी थे और पेशवा भी थे। तो हमारे पुरखों ने किसको चुना? ब्रिटिश को चुना। किसके लिए? हमारे पुरखों ने करार किया अगर हम लड़ाई जीतते हैं तो हमको क्या मिलेगा। उन्होंने कहा, ज्यादातर अछूत लोग थे, ओबीसी लोग भी थे, क्या चाहिए? उन्होंने अपनी रोजी रोटी नहीं मांगा, उन्होंने शर्त रखी हमारे राजा को रिहा करके हमारे राजा को राजा घोषित किया जाए। तो 1 जनवरी 1818 में बाजीराव मारा नहीं गया, भाग गए, मई महीने तक भागता रहा। बाद में सरेंडर हो गया और सरेंडर में रातों रात 9 शर्त मानने की, और उस शर्त के आधार पर वो अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ पंडों को लेकर कानपुर चला गया, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और वहां एक गांव है, उस गांव का नाम है विठूर। विठूर नामक गांव में उसने अपना राजवाड़ चलाया और वहां तक वो मरते दम तक राजा रहा। और उसको प्रति महीना 8 लाख रुपए पेंशन मिलता था। 8 लाख रुपए मरते दम तक पेंशन लेने वाला व्यक्ति देश प्रेमी था या देशद्रोही था? देशद्रोही। आप कहते हो 1 जनवरी में शहीद हुए 500 लोगों को आप देशद्रोही कह रहे हो, इतिहास को गलत बता रहे हो, सच्चाई को तुम छुपा रहे हो। 8 लाख रुपए पेंशन लेने वाला ब्राह्मण देश प्रेमी था या देशद्रोही था? ये जो 1857 का गदर जो है, ये गदर नहीं है, ये पेशवाई को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई थी। आजादी की जंग का वो गदर नहीं था, पेशवाई को जिंदा करने का गदर था। अगर सही मायने में अगर कोई गदर था तो 1 जनवरी 1818 ये मूल निवासी बहुजनों के आजादी का गदर था। हमको क्या बताया गया? 1857 आजादी का गदर। गलत, गदर है तो पेंशन क्यों ले रहा है? उसकी एक डिमांड थी, नाना साहब पेशवा की डिमांड क्या थी कि मेरा जो दत्तक पिता है उसका वो बच्चा ही नहीं था, वो एडॉप्ट लिया हुआ बच्चा था। मेरा जो दत्तक पिता है उसको जो मिल रहा था 8 लाख रुपए, वो पेंशन मुझे मिले, इसके लिए वो जंग थी। आजादी लेने के लिए वो जंग नहीं थी। हमारे लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा। पुणे में लेखक था 1994 में, उसको ब्राह्मण था, उसका नाम है तामनकर। उसने 1994 में एक रिसर्च पेपर लिखा, उसका टाइटल था कौन है शिरडी के साहिबा। उसने लिखा वो 1857 से भाग कर गया था नाना साहेब पेशवा।
यही शिरडी का साईं बाबा है। कल्पना करो। तो 1 जनवरी 1818 के बाद प्रताप सिंह भोसले महाराज राजगद्दी पर आए और राजगद्दी पर आते ही 1819 में उन्होंने पहला स्कूल खोला। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले के पहले शिक्षा का आंदोलन शिवाजी महाराज के खानदान के राजा ने शुरू किया और अपना खुद का राजमहल शूद्र अति शूद्रों के लिए खुला कर दिया। जब सूबेदार रामजी बाबा साहब के पिताजी मिलिट्री में थे, सूबेदार पौधे पर थे, तब उनकी ड्यूटी उसी सतारा जिले में लग गई। तब उनका बच्चा भीमराव जब स्कूल में दाखिल होने का समय आया तो उन्होंने सूबेदार रामजी बाबा ने भीमराव जी को अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर को उसी प्रताप सिंह महाराज के महल में जो स्कूल था उसमें दाखिल किया। कितना ऐतिहासिक बदला है, वही घूम कर आगे। आज भी स्कूल है सतारा में, आज भी बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़े आज भी वो स्कूल है।